नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार में चुनावी शंखनाद हो चुका है। यह भी तय हो चुका है कि सियासत किस ओर का रुख करने वाला है। आज न्यूज 18 के बड़े मंच से यह साफ हो गया कि बिहार के दंगल में इस बार 15 साल बनाम 15 साल का ही मुद्दा जनता का रुख तय करेगा। चुनाव के 4 महीने पहले सियासत का एजेंडा सेट हो चुका है। साफ हो चुका है कि इस बार बिहार के दंगल में 15 साल बनाम 15 साल के मुद्दे पर ही सियासत की सुई घूमेगी। इस बार शासन के 30 सालों को जनता अपने तकाजे से तौलेगी। निश्चित तौर से 15 साल बनाम 15 साल, यानी 15 साल लालू प्रसाद जी के और 15 साल नीतीश कुमार जी के, यह बड़ा निर्णायक मुद्दा रहेगा। यानी बिहार में पिछले 30 सालों से आरजेडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन की सरकारें रही। दोनों गठबंधनों ने लगातार 15-15 साल तक सूबे की सत्ता चलाई। एक बार फिर बिहार चुनावी चौखट पर खड़ा है और नीतीश ही एनडीए के अगुवा है, जिसका ऐलान बीजेपी ने तकरीबन साल भर पहले ही कर दिया था। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम ई एजेंडा में सुशील कुमार मोदी ने भी बेबाकी से कहा कि युद्ध के दौरान कमांडर बदला नहीं जाता। लड़ाई के बीच में युद्ध के दौरान कभी कमांडर बदला नहीं जाता है, और वह भी वो कमांडर जिसकी छवि एक ईमानदार राजनेता की छवि है, जिस पर आज तक कोई दाग नहीं लगा, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, और जिस व्यक्ति ने गवर्नेंस की एक ऐसी लंबी लकीर खींच दी कि उसको बहुत मुश्किल है कि आगे उस लकीर को कोई पार कर पाएगा। जाहिर तौर पर यह साफ हो चुका है कि इस बार का दंगल 15 साल बनाम 15 साल पर ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और चलिए अब इस खबर को समझते हैं। दरअसल बिहार का चुनाव का एजेंडा है वो सेट हो चुका है पूरी तरह से कि चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा इस बार 15 साल के बनाम 15 साल होने वाला है। यानी कि लालू राबड़ी के 15 साल का मुकाबला इस बार नीतीश कुमार के 15 साल के मुकाबले होगा। 30 सालों का खाका जनता के सामने होगा। एनडीए के पास उपलब्धियां गिनाने का मौका होगा। आरजेडी के लिए 15 साल का एजेंडा एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि लालू राबड़ी राज में जो काम 15 साल में हुए हैं और नीतीश कुमार के 15 साल के राज में जो काम हुए हैं, उन दोनों की तुलना की जाएगी और यह एक बड़ी चुनौती होगी आरजेडी के लिए। और इधर कल आरजेडी को ऐसा जोर का झटका लगा कि राबड़ी देवी तक की कुर्सी खतरे में पड़ गई। पहले 5 एमएलसी ने पार्टी को बाय बाय कह दिया। रघुवंश प्रसाद ने आरजेडी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। आज न्यूज 18 के मंच से इन तमाम सवालों के जवाब आरोप प्रत्यारोप की शक्ल में सामने आए। चुनाव से पहले आरजेडी के 5 एमएलसी ने लालटेन का साथ छोड़कर जेडीयू का दामन थाम लिया। लिहाजा आरजेडी में बड़ी टूट की अटकलें तेज हो गई हैं। न्यूज 18 के मंच से डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने साफ कर दिया कि आगे भी अगर आरजेडी में टूट होती है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। सामान्य प्रक्रिया है। अगर कोई आना चाहता है और संविधान में प्रावधान है कि 2/3 से ज्यादा लोग अगर टूट कर किसी दल में आना चाहें तो वो आ सकते हैं। और देखिए, अगर 5 विधान पार्षद आए हैं, इसे सरकार के बनने बिगड़ने का कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये दर्शाता है कि राष्ट्रीय जनता दल पर उनके नेताओं की पकड़ कितनी कमजोर हो गई है। और लोग कोई भी डूबती नाव पर सवार नहीं होना चाहता है। सभी लोगों को मालूम है कि अगली सरकार बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है। तो जो बेचारे विधान पार्षद, उनको भी लगता है कि भी जिनकी सरकार उनके साथ रहेंगे तो अपने क्षेत्र का भी ज्यादा काम करा पाएंगे। आरजेडी में टूट के बाद तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। टूट से बौखलाए तेजस्वी ने जेडीयू पर सिंधमारी के कई तोहमत लगाए। यही नीतीश कुमार जी जनादेश का अपमान किया, इन्होंने ही एलजेपी को तोड़ा, इन्होंने ही बीजेपी को धोखा दिया। इन्होंने, आपको पता होगा, पहले भी जब लालू जी थे तो इन्होंने कोशिश किया था, जब हमारे 22 एमएलए थे, लालू जी सड़क पे निकले थे। तो आपको नहीं पता ये सारी बातें? नीतीश जी का यही तो कंस्ट्रक्टिव काम है। 15 साल से इन्होंने किया क्या है बिहार के लिए?
इधर सियासी गलियारों में जीतन राम मांझी के जेडीयू में जाने की अटकलें तेज है। न्यूज 18 के मंच से मांझी ने साफ कर दिया कि मौजूदा वक्त में लालू महागठबंधन के लिए मजबूरी है। एक समय था जब उनको हम लोग मजबूत के रूप में देख रहे थे। आज हम समझते हैं कि लालू प्रसाद जी हम लोगों के समक्ष अगर सोच भी रहे हैं तो मजबूरी है। इधर एनडीए के साथी चिराग पासवान ने एक बार फिर बिहार सरकार की कार्यशैली के खिलाफ बेबाकी से अपनी बात रखी और बताया कि क्यों उन्हें बार बार मुखर होना पड़ता है। हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहां गठबंधन के भीतर मैंने इस बात को दोहराया है कि बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी सरकार का हिस्सा नहीं है। हम लोग सरकार का समर्थन जरूर कर रहे हैं। हाँ, अगर हमारा कोई विधायक अगर डिसीजन मेकिंग कमेटी का हिस्सा होता, कैबिनेट का अगर वो हिस्सा होता तो जरूर हम लोग उस माध्यम से भी। और अभी भी हकीकत है कितनी ऐसी बातें हैं जिसको पब्लिक डोमेन में लाने से पहले मैं निरंतर व्यक्तिगत मुलाकातों के दौरान या लिखित पत्रों के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मैं देता रहा हूं। पर जब उसका मुझे कोई जवाब नहीं मिलता या उसके ऊपर मुझे कोई कार्रवाई होती हुई नहीं दिखती, तब मजबूरी बनती है। और क्योंकि मैं जनता के बीच जब जाता हूं और जब जनता मुझसे सवाल पूछती है, वो एक असहाय भूमिका मेरी ऐसी हो जाती है, उस वक्त मेरे लिए ये बंदिश हो जाती है कि मैं इसको पब्लिक डोमेन में भी लेकर आऊं, क्योंकि मेरे लिए भी जनता के जो सवाल हैं वो मेरे लिए भी चिंता का विषय हैं। जाहिर तौर पर 15 साल बनाम 15 साल, दल बदल और सेंधमारी के बीच वो मुद्दे भी तलाशे जा रहे हैं जो मौजूदा सियासत के लिए संजीवनी साबित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और चलिए अब खबर को समझते हैं। दरअसल चुनाव से पहले 5 एमएलसी का टूटना आरजेडी को एक बड़ा झटका है और इसके साथ ही तेजस्वी के नेतृत्व पर अब सवाल भी उठने लगे हैं कि चुनाव से पहले आरजेडी पर मानसिक प्रेशर पड़ेगा। इस टूट के बाद से कहीं ना कहीं आरजेडी प्रेशर में होगी। चुनाव से पहले आरजेडी के लिए यह बिल्कुल अच्छे संकेत नहीं है कि 5 एमएलसी पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और लालू की कमी आरजेडी को इस वक्त खल रही है, क्योंकि लालू प्रसाद जानते थे कि सियासत को कैसे खेलना है और यही वजह है कि यह एक बड़ी परेशानी इस बार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के लिए बन सकता है। अब बात कर लेते हैं चीन पर सियासत की। चीन सीमा विवाद पर हमलावर कांग्रेस को बीजेपी ने उसी की भाषा में जवाब दिया और इस मुद्दे पर उसके रवैये पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने साफ साफ कहा कि यह समय एकजुट होने का है, न कि अपने वंश को रीलॉन्च करने का। चीन के मुद्दे पर लगातार हमला बोल रहे कांग्रेस नेतृत्व पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट के जरिए हमला बोला है। नड्डा ने पिछले हफ्ते हुई सर्वदलीय बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है। ऑल पार्टी मीटिंग में माहौल अच्छा रहा। विपक्ष के कई नेताओं ने अहम सुझाव दिए। उन्होंने सरकार का समर्थन भी किया। सिर्फ एक परिवार अलग था। कोई अनुमान लगा सकता है कि वह कौन था। एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी जिसमें सारे सवाल पूछे थे, सारे सवालों के जवाब भी दिए गए थे। एक स्टेटमेंट भी प्रधानमंत्री द्वारा रिलीज किया गया था। बट नड्डा जी का स्पष्ट मानना है, वन फैमिली वॉज द एक्सेप्शन। एकमात्र ऐसा परिवार था, एक ही ऐसा परिवार था पूरे राजनीतिक पटल में जो एक्सेप्शन था और जिन्होंने ना तो प्रश्न उचित ढंग से रखा और ना ही उत्तर से वो किसी प्रकार सेटिस्फाई हो पाए। और आज भी दे आर ट्राइंग टू स्प्रेड कनार्ड्स, आज भी वो भ्रम की स्थिति को पैदा कर रहे हैं। एक दूसरे ट्वीट पे नड्डा ने गांधी परिवार पर हमला बोलते हुए कहा, एक परिवार की गलती के कारण हमने हजारों स्क्वायर किलोमीटर की जमीन गंवा दी। सियाचिन का ग्लेशियर भी लगभग चला गया था। कोई आश्चर्य नहीं है कि भारत ने उन्हें क्यों खारिज कर दिया। सरकार अपना जमीन में सिर घुसाकर बैठी हुई है और विपक्ष के ऊपर आप यह आरोप लगाते हैं कि हम फौज का मनोबल काम कर रहे हैं। अगर भारत की भूमि चीन ने हथियाई है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? किसकी जिम्मेवारी बनती है? माँ बेटे ने, नेहरू गांधी वाड्रा परिवार ने यह तय कर लिया था कि सियाचिन की भूमि भी पाकिस्तान को दे दी जाए, किंतु आर्मी ने इंटरवीन किया, आर्मी ने गुहार लगाई, आर्मी ने इस पे ऑब्जेक्शन दिया और आर्मी के जनरल का नाम भी यहां मौजूद है, आर्मी चीफ जनरल जे सिंह। उनके कहने के पश्चात इस डील को स्क्रैप किया गया। उल्टी लटक गई थी कांग्रेस पार्टी की जमीन देना है। यह महानता है आर्मी की, यह महानता है आर्मी की कि आर्मी ने हमारे जमीन को बचाया।
पहले की कांग्रेस सरकारों की चीन नीति को कटघरे में खड़ा करते हुए बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि एक खारिज और बेदखल राजवंश पूरे विपक्ष के बराबर नहीं हो सकता। एक राजवंश के हित पूरे देश के हित नहीं हो सकते। यह समय एकजुट होने का है। संतान को रिलॉन्च करने के लिए इंतजार किया जा सकता है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार चीन सीमा विवाद मामले में सरकार के कदम पर सवाल उठा रहे हैं और इसे लेकर पीएम मोदी पर सरेंडर करने का तंज भी कस चुके हैं। अब बीजेपी भी पलटवार कर रही है और कांग्रेस को उसी की भाषा में जवाब देने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात झारखंड की करते हैं। झारखंड के साहिबगंज में टेंडर विवाद में मंत्री आलमगीर आलम घिर गए हैं। मारपीट के लिए उकसाने और साजिश रचने के आरोप में मंत्री और सीएम हेमंत सोरेन के बरहेट प्रतिनिधि के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई है और मंत्री आलमगीर आलम से इस्तीफा मांगा है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। साहेबगंज के बड़हरवा थाने में मंत्री आलमगीर और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट प्रतिनिधि पंकज मिश्र के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया गया है। इन दोनों के खिलाफ मारपीट के लिए उकसाने और साजिश रचने का आरोप है। सोमवार को नगर पंचायत बड़हरवा में वाहन प्रवेश शुल्क वसूली को लेकर टेंडर के दौरान जमकर मारपीट हुई थी। टेंडर डालने आए शंभू नंदन को टेंडर डालने से रोक दिया गया और उनके साथ मारपीट की गई। शंभू का आरोप है कि मंत्री और बरहेट विधायक प्रतिनिधि के इशारे पर पुलिस की मौजूदगी में उनके साथ मारपीट की गई। डीआईजी ने साहिबगंज एसपी को पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। ये जांच के बाद ही हम लोग बता पाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। अभी तो हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक महोदय से केवल जांच के लिए बोला है। जांच के जो तथ्य आएंगे वो आपके सामने हम लोग उजागर कराएंगे। उसके बाद जो भी हो जाएगा उसको विधि सम्मत। पूरे मामले पर एक ऑडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें कथित तौर पर सीएम हेमंत के प्रतिनिधि पंकज मिश्र फोन पर शंभू भगत को धमकी दे रहे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस ऑडियो को ट्वीट भी किया है। शंभू जी, हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। डिसीजन हम तो बोले थे मंत्री जी से जाकर होगा। हाँ, डिसीजन सर्वसम्मति से है, छोड़ दीजिए, लोकल करेगा। भैया 40 लाख रुपए नुकसान दिए पिछले बार 9 महीना। देखिए, हाँ, अगर लेने के बाद भी तो फिर आप इसको स्वतंत्र रूप से हम चलाने नहीं देंगे। अब हम भी लटैते भाषा हम बताते हैं, फिर तब तो हम भी उसी भाषा में बतियाएंगे। ले लीजिएगा, चलाने नहीं देंगे। सिस्टम सब मेरे पास है। अच्छा, दिक्कत कर देंगे। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर सीएम से कार्रवाई की मांग की है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मंत्री आलमगीर आलम से इस्तीफे की मांग की और कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ये नैतिक अग्नि परीक्षा है। देखिए, टेंडर मैनेज घोटाला में अविलंब नैतिकता के आधार पर माननीय मंत्री आलमगीर आलम जी को इस्तीफा देना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को भी अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए भी नैतिकता की अग्नि परीक्षा है। वहीं मंत्री आलमगीर आलम ने पूरे मामले पर खुद को पाक साफ बताया है, जबकि बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्र ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। हम तो 11 बजे घर से चले, मेरा संगठन में नहीं है, संगठन में लेने के बाद कुछ राजनीतिक पार्टी हमारी बढ़ती हुई राजनीतिक जनाधार को देखते हुए हमारी छवि धूमिल करने के लिए ऐसा षड्यंत्र कर रहा है। पूरे मामले पर शंभू नंदन के खिलाफ भी दिलीप कुमार साहा और उदय कुमार हजारी ने प्राथमिकी दर्ज कराई है, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब मंत्री आलमगीर आलम विवादों में घिरे हैं। इससे पहले भी लॉकडाउन का उल्लंघन कर अपने क्षेत्र के लोगों को रांची से बसों में बिठाकर भेजने के आरोप उन पर लग चुके हैं, लेकिन मंत्री पर एफआईआर होने के बाद अब बीजेपी ज्यादा हमलावर हो गई है। साहिबगंज से निशिकांत, रांची से ओम प्रकाश और संजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात तो तेल में लगे आग की। तेल कंपनियों ने लगातार 18वें दिन डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की। इस बढ़ोतरी के साथ ही राजधानी दिल्ली में डीजल की कीमत पेट्रोल से ज्यादा हो गई। ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। इतिहास में पहली बार कीमत में पेट्रोल की हार।
डीजल ने ली बाजी मार। महंगाई को लेकर हाहाकार। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पेट्रोल से महंगा डीजल हो गया है। महंगाई ऐसी बढ़ती चली जा रही है कि पब्लिक के कंट्रोल के बाहर है। और हर चीज पे ही फर्क पड़ता है, घर की सब चीजों पे आता है, उनसे ट्रक वगैरह से, तो हर चीज पे ही फर्क पड़ता है इस चीज का। ये एक सीधा सा मैसेज है कि आने वाले समय में सभी चीजें महंगी हो जाएंगी। 18 दिनों से चल रही कीमत की दौड़ में आखिरकार पेट्रोल की हार हुई है। देश के इतिहास में पहली बार डीजल ने इस रेस को जीत लिया है। अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 79 रुपए 76 पैसे है, जबकि डीजल की कीमत 79 रुपए 40 पैसे से बढ़कर 79 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर हो गई है। देश में पेट्रोल डीजल के दाम 7 जून से लगातार बढ़ रहे हैं। इन 18 दिनों में दिल्ली में पेट्रोल 8 रुपए 50 पैसे और डीजल 10 रुपए 48 पैसे महंगा हो चुका है। हालांकि दिल्ली के अलावा देश के बाकी हिस्से में अब भी पेट्रोल की कीमत ही ज्यादा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 86 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 78 रुपए 22 पैसे है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 83 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 77 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर है। वहीं कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 81 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 77 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर है। पहले से ही कोरोना ने आम लोगों की कमर तोड़ रखी है। उस पर पेट्रोलियम की कीमत में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने लोगों की बेचैनी बढ़ा दी है। भाई ये महंगाई को रोको, लॉकडाउन ने तो पहले ही मार रखा है, ऊपर से पेट्रोल डीजल ने भी मार दिया कि हर चीज के रेट बढ़ जाएंगे, उसके अंदर फिर क्या करेंगे हम। वैसी सैलरी आधी मिल रही है, मेट्रो बंद है, ऑफिस जाने की प्रॉब्लम है। ये चाहता है कि हम घर बैठ जाएं, दोबारा लॉकडाउन जनता अपने आप कर दे। ये अपने आप जनता से लॉकडाउन करवाना चाहते हैं। डीजल की कीमत बढ़ने का चौतरफा असर होता है। इससे ट्रांसपोर्ट की लागत तो बढ़ेगी, महंगाई बढ़ने का खतरा भी मंडराने लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और चलिए अब इन बढ़ती हुई कीमतों के असर को समझते हैं कि इनका क्या असर पड़ेगा। दरअसल जिस तरीके से डीजल की कीमत बढ़ी है तो उसका आपकी जेब पर भी असर पड़ेगा। महंगाई दर और बढ़ जाएगी, महंगे सामान खरीदने पड़ेंगे, ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ जाएगी, जिससे सामान अपने आप महंगा हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट के लिए ज्यादा किराया देना पड़ेगा, क्योंकि आमतौर पर जितने ट्रांसपोर्ट में फ्यूल के तौर पर जो ईंधन इस्तेमाल होता है वो डीजल ही होता है। ऑटो सेक्टर की बिक्री पर भी गंभीर असर पड़ेगा। कुल मिलाकर इन सब का असर आपकी जेब पर पड़ेगा, यानी कि इन सब का जो असर है, इन सब की मार जो है वो आपके खर्चे पर पड़ेगी। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गंगा सहित कई नदियां उफान पर हैं। ऐसे में तटीय इलाकों में कटाव से लोग दहशत में हैं। प्रशासन सुरक्षा के इंतजामों में जुटा है। वहीं नेपाल बॉर्डर पर गतिरोध खत्म होने के बाद गंडक बराज के बांध की मरम्मती का काम भी शुरू हो चुका है, लेकिन बगहा से सटे यूपी को जोड़ने वाले हाईवे का हाल काफी बुरा है। कटाव और कमला नदी की उफनती हुई तस्वीर दरभंगा के घनश्यामपुर प्रखंड की है। दरअसल नदी पर बना तटबंध 29 जगहों पर क्षतिग्रस्त हो चुका है, जो पिछले साल ही बना था। कुछ तटबंधों का काम तो अभी तक अधूरा है। ऐसे में भारी बारिश ने हालात को गंभीर बना दिया है। नेपाल की तराई और मिथिलांचल में हो रही बारिश के चलते इलाके की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। दरभंगा में तो 24 से 29 जून तक प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया है, जिससे कई गांव के लोग डरे और सहमे हैं और प्रशासन मुकम्मल तैयारी का दावा कर रहा है। जब पानी आ जाता है कि गाँव वाले के रास्ता नहीं मिलता, नदी चारों तरफ से हो जाता है, सरकार की तरफ से न नाव का मुहैया टाइम करा जाता है, न मवेशी के लिए कुछ खाना पीना मिलता है, न कोई सुविधा है। हर एक घर में जब बाढ़ आता है तो हर एक घर में आपको किसी घर में 3 फीट, किसी घर में 4 फीट पानी रहता है, उससे को खाने की दिक्कत होता है। जहाँ जहाँ पिछले बार 29 जगह चिन्हित किया गया है, 29 जगह पे सीपेज हुआ था, उन सभी जगहों को काट करके मिट्टी हटा करके नया मिट्टी डाल करके पॉलिथीन सीट लगा करके बोरा डाल करके उसकी मरम्मती बढ़िया तरीके से चल रही है। अब जरा इंडो नेपाल बॉर्डर की स्थिति भी देख लीजिए। दोनों ही देशों के बीच गतिरोध खत्म होने के बाद जल संसाधन विभाग की टीम
नेपाल स्थित एप्लेक्स बांध पर मरम्मत का काम शुरू कर चुकी है। 45 मजदूरों की टीम के साथ अभियंता काम में जुट गए हैं। हम अभी खड़े हैं वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर, जो दोनों देश की सीमा को बांटता है। इसमें गंडक बैराज का जो 36 गेट आप देख रहे हैं, इसमें 18 इंडिया में है और 18 नेपाल में है। ठीक इसी तरह आप जो दो सामने बांध देख रहे हैं, सामने का बांध नेपाल का इलाका है, दायां बांध है, और जो बाएं साइड का बांध है ये इंडिया में है और इसको एप्लेक्स दायां बांध है। तो जो सामने का इलाका है उसी में काम होना है और मजदूरों का जत्था आज नेपाल गया है अभियंताओं की टीम के साथ। वहीं बगहा में यूपी बिहार को जोड़ने वाले NH 727 का हाल भी देख लीजिए। ये हाईवे है, मिट्टी की मोटी परत और सड़क निर्माण कार्य के चलते बीते 2 दिनों से रूट पर महाजाम लगा है और यात्री परेशान है। जी हम लोग रात से ही परेशान हैं, जो कि काम पूरा बढ़िया से नहीं होने के कारण रास्ता पूरा जाम है। तो कैसे ऐसा ही जाम रहता है बरसात में? बरसात में इससे भी ज्यादा जाम। ये वही NH है जो करीब 8 किलोमीटर तक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से गुजरती है और इसके निर्माण कार्य में हो रही देरी ने लोगों को परेशान कर रखा है। वैसे बात बाढ़ के हालात की हो या फिर बांधों की मरम्मती की, प्रशासनिक सुस्ती का असर लोगों की दिनचर्या पर साफ पड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन के साथ बगहा से मुन्ना राज की रिपोर्ट। और रुक करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर की। पाकिस्तान में फंसे भारतीयों की कल से वापसी शुरू हो जाएगी। 26 जून को 152 कश्मीरी नागरिक देश लौटेंगे। गुजरात के 70 और महाराष्ट्र के 28 नागरिक देश लौटेंगे। वाघा अटारी बॉर्डर से इनकी वापसी होगी। 27 जून को 248 भारतीय नागरिक देश में लौटेंगे और लौटने पर इन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।